everyone, in this video we will discuss some problems on friction. First problem is, suppose a block of mass 8 kg is placed on a ground having coefficient of static friction is equal to 0.3 and coefficient of kinetic friction is 0.25. If we apply a force of 25 Newton on the block, then what is force of friction and what is acceleration of the block under this force. तो क्वेश्चन क्लियर है, चलिए इसको करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक ब्लॉक था जिसका मास 8 kg था, ठीक है। इसका म्यू एस था 0.3 और म्यू के था 0.25 और फोर्स जो इस पे लग रहा था वो था 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट जो पूछ रहा था, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो सबसे पहले लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, उससे पता करेंगे ये ऑब्जेक्ट इस 25 न्यूटन के फोर्स के अंडर में मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मोशन नहीं कर रहा है तो दैट मीन ये 25 न्यूटन के बराबर ही स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा कितना इसका, वो चेक कर लेते हैं पहले। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है कितना 0.3 और एन कितना है 8 इंटू 10, क्योंकि एन क्या है ये एम जी के बराबर हो जाएगा। एम जी नॉर्मल फोर्स एम जी के बराबर होगा, एम 8 है तो 8 इंटू 10 हो जाएगा। तो हो गया आपको 24 न्यूटन का लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 24 न्यूटन नहीं होगा, इससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि मोशन में आ गया था। काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा जी निकाल लेंगे। तो इस केस में एफ काइनेटिक निकालना पड़ेगा। तो एफ काइनेटिक हो जाएगा म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कितना हो जाएगा 0.25 इंटू एन हो गया एम जी, दैट मीन 0.25 इंटू 8 इंटू 10। तो रिजल्ट हो गया हमको 20 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 24 न्यूटन नहीं होकर कितना होगा 20 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट जो होगा मोशन में होगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इसका कितना होगा, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा आपको अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास। तो अप्लाइड फोर्स 25 न्यूटन था और काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 24 न्यूटन और मास था 8, तो दैट मीन 1/8। तो हो गया आपको 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हो गया इसका एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन में भी एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो है आपको 15 kg, और यहाँ पर भी म्यू एस का वैल्यू जो है वो 0.3 है और म्यू के का वैल्यू जो है 0.25 है, और इस पे हम 25 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो निकालना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा वो निकालना है, और उसके बाद इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा उसको निकालना है। तो ये ब्लॉक है जिसका मास है 15 kg और म्यू एस है आपको 0.3 और म्यू के है आपको 0.25, कितना है 25 न्यूटन।
तो 25 न्यूटन पे ये मोशन में है या रेस्ट में है, इसका पता कौन बताएगा हमको? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये अप्लाइड फोर्स, इसको अप्लाइड फोर्स कहेंगे, तो अप्लाइड फोर्स से अगर ये बड़ा है तो रेस्ट में ही ऑब्जेक्ट रहेगा, तो एफ लिमिटिंग पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस आपको 0.3 है और एन हो गया एम जी, तो 0.3 इंटू एम हो गया 15 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 45 न्यूटन। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 45 न्यूटन और एफ अप्लाइड कितना हो गया 25 न्यूटन। दैट मीन ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो 25 न्यूटन ऑफ फोर्स को रोकने के लिए इसके पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 45 न्यूटन। लेकिन इस फोर्स को रोकने के लिए सिर्फ कितना चाहिए 25 न्यूटन। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा 25 न्यूटन। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लिखेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा आपको 25 न्यूटन ही होगा, क्योंकि लिमिटिंग फोर्स इतना है और बाहर से अप्लाइड फोर्स 25 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ कितना फ्रिक्शन चाहिए 25 न्यूटन। और यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्यों होगा 0? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं है। एक ब्लॉक है जो इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, जिसका मास है आपको 16 kg। इसका मास है 16 kg, 16 kg है इसका मास। और यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू है 0.3 और म्यू के का वैल्यू है 0.25। और ये थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है 30 डिग्री है और बाहर से कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg sin थीटा लगेगा, जो अप्लाइड फोर्स के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर भी हमसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और उसके बाद इसका एक्सेलरेशन हमको चाहिए, ये मांग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये ब्लॉक है, इसका एक वेट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और ये अगर थीटा है तो नॉर्मल फोर्स भी इसके साथ थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। इस क्योंकि नॉर्मल इससे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या होगा थीटा एंगल होगा। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर होगा mg sin थीटा। अगर ये स्टैटिक होगा तो थीटा बढ़ने से इसका स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन पहले चेक कर लेते हैं लिमिटिंग फोर्स से ये बड़ा है कि छोटा है। तो एफ लिमिटिंग अगर निकालेंगे तो एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा? एफ लिमिटिंग हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस हमारा कितना था 0.3 और एन जो होगा इस बार एम जी कोस थीटा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एम जी कोस थीटा। तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू एम 16 जी 10 और कोस कितना है? कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो सबको कैलकुलेट करके हमको कितना आ जाएगा वो निकाल लेना है। तो ये आ रहा है आपको 41.6 न्यूटन। ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में है। अगर ये अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा जो कि कंपोनेंट है वेट का, इस वेट का कंपोनेंट है अलोंग द प्लेन, इससे अगर ये छोटा होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। तब क्या हो जाएगा? ये mg sin थीटा ही फ्रिक्शन हो जाएगा। पहले चेक कर लेते हैं mg sin थीटा का वैल्यू कितना है। तो mg sin थीटा का अगर वैल्यू की बात करें, उसको एफ अप्लाइड बोलेंगे, तो एफ अप्लाइड कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। तो m कितना हो गया 16 g 10
और साइन कितना लेना है 30, साइन 30 का वैल्यू कितना आता है 1/2, तो ये हो जाएगा 5, 1/2 होता है इसका, तो 1/2 इंटू 10 5, तो 80 न्यूटन। दैट मीन ये ड्राइविंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसको निकाल लेते हैं, तो F काइनेटिक हो जाएगा, F के इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इंटू एन, और एन है आपको mg कोस थीटा के इक्वल, mg कोस थीटा के इक्वल। ठीक है, अगर इसको निकालना चाहते तो यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, तो म्यू के इंटू mg कोस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो F काइनेटिक हो गया आपको म्यू के 0.25 इंटू एम इज कितना, एम है आपको 16 किलो था, और जी भी साथ में, तो जी कितना हो गया 10 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 होता है √3/2, और ये म्यू एस का वैल्यू है, ये म्यू के का वैल्यू है, तो रिजल्ट आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपको 34.64 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 41.6 नहीं होगा, इतना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको ड्राइव करने वाला फोर्स जो है वो 80 न्यूटन है। दैट मीन ये जो होगा मोशन में हो जाएगा इसका फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ही आंसर होगा इसका। और एक्सेलरेशन भी होगा इस केस में, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय m। तो अप्लाइड फोर्स तो हमको 80 आया था, काइनेटिक फ्रिक्शन आया 34.64, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास, मास है 16। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा हमको 2.835 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन भी इसका एक्सेलरेशन का निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन का बात करें तो यहाँ पर ये थीटा एंगल था, और जनरल एक्सप्रेशन की बात करें इसका मास m था, तो इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, ये अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तब में एक्सेलरेशन होगा, तो इधर लगेगा, तो इसका वैल्यू होता है म्यू के इंटू mg कोस थीटा, जो नॉर्मल फोर्स है mg कोस थीटा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा F अप्लाइड माइनस काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय m। तो F अप्लाइड हो गया आपको mg साइन थीटा, और काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू के mg कोस थीटा, तो डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, तो ये mm सबका कट जाएगा, और g कॉमन आ जाएगा, तो g यहाँ लिख लेते हैं। तो अंदर में बचेगा कौन, अंदर में बचेगा यहाँ पर साइन थीटा, सॉरी कलर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा म्यू के कोस थीटा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा जी साइन थीटा हो जाएगा, और फ्रिक्शन रहेगा तो कितना हो जाएगा, इतना एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। इस प्रॉब्लम में एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, जिसका इंक्लिनेशन थीटा जो है बहुत छोटा है 15 डिग्री का, और यहाँ पर कोस थीटा का वैल्यू जो होता है ये दिया हुआ है, ये होता है 0.97, और साइन थीटा दैट मीन साइन 15, कोस 15 का दिया हुआ है 0.97, और साइन 15 का दिया हुआ है 0.26। तो ब्लॉक इस पे रखा हुआ है। तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो निकालना है, वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा कि काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और एक्सीलरेशन कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालना है।
तो यहाँ पर तो अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा है, बट हो क्या रहा है, यहाँ पर वेट का ग्रेविटेशनल जो वेट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स उसका एक कंपोनेंट इधर कर रहा है काम, तो वो होता है mg साइन थीटा, और नॉर्मल फोर्स ये mg कोस थीटा के इक्वल होगा, mg कोस थीटा के इक्वल होगा नॉर्मल फोर्स, जिसके मदद से हम फ्रिक्शन निकालते हैं। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, अगर उसको निकालें तो पता चलेगा जी ये रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। अगर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg साइन थीटा से ग्रेटर हो जाए तो इसको रेस्ट में ही रखेगा, इस ब्लॉक को नीचे नहीं जाने देगा, तब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो चेक करते हैं एफ लिमिटिंग होता है कितना। तो एफ लिमिटिंग हो गया म्यू एस इंटू एन का वैल्यू तो mg कोस थीटा देगा, तो एन के जगह पर हम क्या लेंगे mg कोस थीटा, तो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू mg कोस थीटा। सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं, और ब्लॉक का मास है 20 kg और थीटा 15 डिग्री है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम निकल जाएगा, और म्यू एस का वैल्यू है 0.3 और म्यू के का वैल्यू है 0.25, ठीक है। तो अब जो है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएगा, तो म्यू एस कितना है 0.3 और एम कितना है 20 और जी कितना है 10 और कोस 15 का वैल्यू यहाँ पर मांग रहा है, तो वो 0.97। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपको 58.2 न्यूटन, क्या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है। अब जो है अप्लाइड फोर्स इसके इक्वल टू होगा mg साइन थीटा के इक्वल टू, अब उसको निकाल लेते हैं। अगर ये लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा होगा तो मोशन में होगा, नहीं होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो F अप्लाइड हो गया आपको mg साइन थीटा, मास है 20 kg, g है 10 और साइन 15 का वैल्यू कितना होता है 0.26। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 52 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, दैट मीन ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से छोटा ही है, तो इसको मोशन में कभी नहीं ला पाएगा अप्लाइड फोर्स। क्यों नहीं ला पाएगा, क्योंकि ये 52 न्यूटन है और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 58.2 न्यूटन है, तो रेस्ट में ही रहेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा कितना, इतना तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो उतना ज़रूरत फ्रिक्शन को उतना लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो 52 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स भी खुद को कितना लगा लेगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 52 न्यूटन लगा लेगा खुद को। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में कितना हो गया 52 न्यूटन, और एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो छोटा एंगल के लिए क्या हो जाता है, अगर ये रेस्ट में है तो जितना mg साइन थीटा होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है, उसको बैलेंस कर लेगा। लेकिन ये एंगल जब बढ़ जाएगा तो ये मोशन में भी आ जाएगा, थीटा का वैल्यू राइज करेगा तो ये मोशन में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ब्लॉक है, दोनों एक ग्राउंड पे रखा हुआ। पहला केस में जो ब्लॉक है उस पर एक पुशिंग फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे, जिसका मैग्नीट्यूड F है, और दूसरा ब्लॉक है जिसका मास M है, उस पर पुलिंग फोर्स लग रहा है सेम मैग्नीट्यूड F से एट सेम एंगल थीटा, बट यहाँ पर पुलिंग हो रहा है, और दोनों का सरफेसेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन सेम होगा। तो हमको बताना है किस केस में ज़्यादा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो चलिए पहले केस ए को डील करते हैं। तो यहाँ थीटा एंगल पे पुशिंग फोर्स F लग रहा है, एक कंपोनेंट इस फोर्स का वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और एक हॉरिजॉन्टली फोर्स होगा, और mg किधर लगेगा नीचे की तरफ, और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 होगा, इधर 0 नहीं होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये
ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा ये वाला फोर्स, और ये हो जाएगा कंपोनेंट एफ कोस थीटा। तो इसको तो रोकने के लिए सिर्फ फ्रिक्शन चाहिए, यही फ्रिक्शन का वैल्यू देगा। लेकिन पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए जीरो फोर्स होगा। तो एक फोर्स है एफ साइन थीटा, दूसरा है एन, और ये एम जी। तो हम देख रहे हैं एन सिर्फ ऊपर लग रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, एफ साइन थीटा को नेगेटिव, और एम जी भी नीचे में काम कर रहा है, और ये एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। तो सबका समेशन कितना होता है, जीरो हो रहा है। तो नॉर्मल फोर्स तो हमारा आ गया एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो इस केस में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो निकल गया। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू यहाँ पर हो जाएगा एन, एन का वैल्यू हो गया एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो इस केस के लिए एक ऑप्शन ए के लिए लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू एस एम जी एफ साइन थीटा। अब बी के लिए निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला केस में क्या था, ब्लॉक ऐसे था, इस बार जो फोर्स ऐसे लग रहा था, बाहर की तरफ पुल कर रहा था थीटा एंगल पे, एम जी फिर से नीचे लगेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसको बोलेंगे एफ कोस थीटा, और इधर बोलेंगे एफ साइन थीटा। ठीक है, अब फ्रिक्शन लगेगा तो इधर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में क्या होगा, तो म्यू इंटू म्यू एस इंटू एन होगा। एन की बात करें तो टोटल फोर्स का समेशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा। तो इस बार क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स है एफ साइन थीटा, और एक नॉर्मल फोर्स भी होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा प्लस ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, और माइनस ये एम जी इक्वल टू जीरो। तो हमको तो नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल फोर्स को रखेंगे, तो एम जी उधर जाके जीरो प्लस एम जी हो जाएगा, और ये माइनस होगा एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर कम हो रहा है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कम है, तो दैट मीन एफ लिमिटिंग का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एफ कोस थीटा। ये केस बी है। केस ए में ये प्लस था, यहाँ पर क्या था, प्लस था, यहाँ पर ये माइनस है, दैट मीन इस केस में एफ लिमिटिंग कम है, और ये पुश करना होगा। तो पुश करने में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन ऑफ पुल करना। इन केस ऑफ पुशिंग, पुश करने के केस में लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन प्लस एफ साइन थीटा। और इन केस ऑफ पुलिंग, पुलिंग करने के केस में क्या होगा, एफ लिमिटिंग हो जाएगा आपको म्यू एस इंटू एन माइनस एफ साइन थीटा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स पुश करने के केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। और पुलिंग के केस में नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है, इसीलिए फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। तो किसी चीज़ को पुल करना आसान है, पुश करना मुश्किल है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक बिगर ब्लॉक है जो नीचे में है, और एक छोटा सा ब्लॉक ऊपर में है। तो यहाँ पर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। तो आपको बताना है यहाँ पर कितना फोर्स लगाएंगे जो m2 m1 के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। तो स्लाइडिंग स्टार्ट होने के लिए
कोई भी सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट का स्लाइडिंग कब स्टार्ट होता है, जब उसके बीच में अप्लाइड फोर्स अगर F है और इसको रोकने वाला जो अपोजिट फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो अप्रोच कर ले, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अप्रोच कर ले, तब ये स्लाइड करना स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है, मोशन में आना स्टार्ट करता है। तो इस वैल्यू को लिमिटिंग फोर्स तक बढ़ना पड़ेगा। तो इसको आगे कौन लेकर चलता है, पहले इसको क्लियर कर लेता है। आगे लेके कौन जा रहा है, तो यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन आगे लेके जा रहा है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन ये स्लाइड करना कब शुरू होगा, जब ये स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अप्रोच कर लेगा। तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा पूरा सिस्टम का, जब दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करता है, तो उस केस में एक्सेलरेशन टोटल कंप्लीट सिस्टम का कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास दोनों ब्लॉक का मास होगा, ठीक है। इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए एक साथ चलने के लिए। लेकिन हम इस फोर्स को कितना बढ़ा दें, जो ये स्लाइडिंग M2 का स्टार्ट हो जाए ओवर M1, ठीक है। तो उस केस में जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनना पड़ेगा, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक है, जो इसको आगे की तरफ चला रहा है, उस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा। आप बोलिएगा जी ये फ्रिक्शन आगे कैसे एक्सेलरेट करा रहा है, तो ये आगे ही कराएगा। क्यों कराएगा, अगर एक BD को खींचेंगे तो ये हो गया पहला बॉडी का एक BD, ये हो गया दूसरा बॉडी का एक BD, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है और ये स्मूथ है, नीचे वाला सरफेस ये स्मूथ है, तो यहाँ तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर इस पे पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इस पे किधर लगेगा, आगे की तरफ। तो इसको एक्सेलरेट कौन कराता है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ। तो इसका वैल्यू अप्रोच जब कर जाएगा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तरफ, तो भी इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, ये जस्ट चलना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा, ये फोर्स कितना बढ़ाएंगे, जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, तो उस एक्सेलरेशन को पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे M2 के साथ, क्योंकि इसी पर फोर्स लगना है इतना, F लिमिटिंग। तो M2 गुना कितना लिखेंगे, A। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे M2 इंटू एक्सेलरेशन, जो कि F डिवाइडेड बाय M1 जोड़ M2, ठीक है, इतना हो जाएगा। तब अब इस केस में F लिमिटिंग लिखेंगे, तो F लिमिटिंग हो जाएगा μs, 2 है ना इसका वेट, तो M2 इंटू G, और यहाँ पर भी है M2 इंटू F M1 प्लस M2। तो इस केस में M2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ से F को निकाल लेंगे। चलिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसी स्लाइड पे, तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू जी इज इक्वल टू, इस लाइन को यहाँ लिख रहे हैं, म्यू इंटू जी, और इधर बचा F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो F को इक्वल टू हो गया सीधा सा म्यू इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी। तो इतना फोर्स लगेगा कम से कम, तब ये जो M2 है वो स्लाइड करना शुरू करेगा। अगर इसको सूडो फोर्स से बनाना चाहे तो उससे भी बना सकते हैं। अगर उसी प्रॉब्लम को हम सूडो फोर्स से बनाने की कोशिश करें, तो ये M2 था, ये M1 था, तो इस केस में सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया F इक्वल टू M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये M2 जो है M1 को फ्रेम में रखा हुआ है, तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा FP पीछे की तरफ। तो सूडो फोर्स कितना लगेगा, सूडो फोर्स इक्वल टू मास ऑफ M2 इंटू सूडो एक्सेलरेशन, दैट मीन M2 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 जोड़ M2 जमा M2। तो इतना एक्सेलरेशन लगेगा। अब इसको रोक कौन रहा है, आगे की तरफ कौन बढ़ाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स, या रोक ये पीछे जाने से कौन रोक रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितना लगा सकता है,
लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तक लगा सकता है ये फ्रिक्शन। तो ये स्लाइड कब करेगा, जब ये लिमिटिंग फोर्स के बराबर ये सूडो फोर्स हो जाएगा तब स्लाइड करवाएगा। तो इस केस में एफ पी को अब इक्वल टू कितना होना चाहिए, कम से कम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। तो सूडो फोर्स होगी आपको m2 इंटू एफ डिवाइडेड बाई m1 जोड़ m2 और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका कितना होगा म्यू इंटू एन। एन होगा सिर्फ इसका एन लेना है, ठीक है। यहाँ पर की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर का, तो यहाँ पर हो जाएगा m2g। तो सेम रिजल्ट आ रहा है, m2 कट जाएगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा, एफ को रोक लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इधर इस साइड में m2 हो जाएगा। तो हमारे पास एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू m1 जोड़ m2 इंटू जी। सेम रिजल्ट है जितना उसमें आया था रिजल्ट, ठीक है। तो सेम रिजल्ट आया हमारा जितना पीछे वाले स्लाइड में आया था। तो सूडो फोर्स से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी इस तरह के प्रॉब्लम हो गए तो उसको कॉमन लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम में डील करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।